सब्सक्राइब कीजिए कॉन्फ्लिक्ट स्पेक्टर को और बेल आइकन को दबाइए मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आज हम जानेंगे कैसे दुनिया ख़त्म होने की कगार से वापस आई और किसके संयम भरे निर्णय के कारण हम आज भी इस दुनिया में जीवित हैं। साथ ही जानेंगे 4th जनरेशन वॉरफेयर क्या होता है और कैसे इस तरह के युद्ध का असर दुनिया पर और हम पर पड़ रहा है। न्यूक्लियर आर्म्स रेस छिड़ी हुई थी। कई सारे भारी भरकम न्यूक्लियर बॉम्ब्स के टेस्ट किए जा रहे थे। म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की बात तो दोनों के ध्यान में थी, पर इसका दोनों के मिलिट्री पोस्चर में कोई असर नहीं दिख रहा था। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों धनाधन अपने बॉम्बर्स, इंटरसेप्टर जेट्स, नेवल वेसल्स, सबमरीन, फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइल सबको बढ़ाए जा रहे थे। साथ ही दोनों अपने परमाणु परीक्षण में भी तेज़ी ला रहे थे। किसके पास कितना तबाही मचाने वाला बॉम्ब है और उसका परीक्षण कहाँ कहाँ किया जा सकता है, इसकी होड़ लगी हुई थी। इसी बीच एक और परमाणु परीक्षण की तैयारी चल रही थी। इसे 2 साल पहले हो जाना चाहिए था, पर सोवियत प्रीमियर निकिता क्रुश्चेव के अमेरिकी यात्रा के कारण कुछ समय के लिए दोनों ताकतों के बीच में तनाव कम हो गया था। आमतौर पर परमाणु परीक्षण आज के कजाकिस्तान स्थित सेमीपलाटिन्स्क टेस्टिंग रेंज में होता था, पर इसके लिए उत्तरी द्वीप सेवनी आइलैंड्स को चुना गया। यहाँ के सारे निवासियों को विस्थापित कर दिया गया और उस समय के एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट टुपोलेव Tu-95 ने कोला पेनिनसुला से इस बम के साथ उड़ान भरी और कुछ ही देर में इसे टेस्टिंग रेंज में विस्फोटित करने वाला था। सार नाम का ये बम थर्मोन्यूक्लियर बम था, यानी हाइड्रोजन बम। यह अब तक का सबसे बड़ा बम था। हिरोशिमा की तरह इसे आसानी से प्लेन से नहीं गिराया जा सकता था, इसलिए इस पर एक पैराशूट लगाया गया जिससे इसके गिरने की गति कम हो जाए, ताकि पायलट्स के पास इसे दूर जाने का समय मिले। लेकिन फिर भी पायलट्स के बचने के चांसेस 50% से भी कम थे। इस 27 टन के बम में 50 मेगाटन TNT की शक्ति थी, यानी 5 करोड़ टन TNT। धरती की सतह से 4 किलोमीटर ऊपर ही इसे विस्फोटित किया गया, लेकिन इसकी तबाही आज भी कई लोगों को विचलित कर सकती है। इसकी ताकत हिरोशिमा में गिरे लिटिल बॉय से 3000 गुना ज़्यादा थी। 100 किलोमीटर दूर तक तो इसका ब्लास्ट 3rd डिग्री बर्न्स देने के लिए काफ़ी था। 700 किलोमीटर दूर डिक्सन सेटलमेंट तक इसने तबाही मचाई थी। एटमॉस्फेरिक फोकसिंग के कारण इसके शॉक वेव्स फिनलैंड और नॉर्वे तक की खिड़कियों के कांच तोड़ चुके थे। 4 किलोमीटर ऊपर बम फटा था, उसके बावजूद सिस्मिग्राफ में 5 से 5.25 तक की तीव्रता का भूकंप पाया गया। सिर्फ आग की लपटें, या जिसे फायरबॉल भी कहते हैं, वो 4 किलोमीटर चौड़ी थी और इसकी इतनी तेज शॉकवेव्स धरती से रिफ्लेक्ट होकर उससे टकराई कि फायरबॉल धरती तक भी नहीं पहुंच पाया। मशरूम क्लाउड तो इसका 48 किलोमीटर्स तक पहुंच गया था। आज तक ये परमाणु विस्फोट दुनिया का सबसे ताकतवर बॉम्ब का टेस्ट था। आज तक इससे ज़्यादा ताकतवर बॉम्ब का टेस्ट नहीं हो पाया। ये कहानी आपके लिए जाननी इसलिए आवश्यक थी क्योंकि इस टेस्ट को अभी 1 साल भी नहीं बीता था कि US और USSR ने ऐसे बमों को एक दूसरे पर तान दिया था और ये बहुत सीरियस मामला हो गया था। 13 दिन तक चले इस कॉन्फ्लिक्ट और अनसर्टेनिटी को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का नाम दिया जाता है। अब उस समय की परिस्थिति को समझिए। दोनों देशों में से किसी के पास भी इतनी लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं थी कि वो अपने ज़मीन से उठ के दुश्मन पर हमला कर सके, ना ही ऐसे एयरक्राफ्ट जो अपनी ज़मीन से उड़े दुश्मन पर हमला करे और फिर वापस आ जाए। तो दोनों देशों ने कई और देशों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करनी शुरू कर दी। अमेरिका ने नेटो देशों में अपने मिसाइल तैनात कर दिए, जैसे इटली और तुर्की। सोवियत संघ को भी ऐसे पार्टनर्स की तलाश थी जिसकी ज़मीन से अमेरिका के शहर सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल्स की रेंज में आ जाए। तो जब अमेरिका ने क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार को गिराने की कोशिश की और क्यूबा ने सोवियत से मदद मांगी, तो सोवियत प्रीमियर निकिता क्रुश्चेव ने बिना किसी देरी के अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स को क्यूबा के लिए रवाना कर दिया। जब तक US इंटेलिजेंस को ये बात पता चलती, तब तक सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्यूबा पहुंच चुके थे। सोवियत संघ ने अपने पत्ते सही खेल दिए थे। अमेरिकी सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। अपने पड़ोस में न्यूक्लियर वेपन्स रहने के कारण हमेशा युद्ध और विनाश का खतरा बना हुआ था, पर सैन्य अधिकारियों के आक्रमण के सुझाव को अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन F. कैनेडी ने अस्वीकार करके क्यूबा पर पार्शियल नेवल ब्लॉकेड की मंजूरी दी। इस पर निकिता क्रुश्चेव ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कैनेडी को लिखा
कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में आवाजाही को रोका जाना ही ऐसे फैसले हैं जो दुनिया को वैश्विक परमाणु युद्ध की ओर ढकेल देते हैं। इसके साथ ही क्रुशेव ने यह भी लिखा कि ये डिफेंसिव है, अमेरिका की तरफ ऑफेंसिव नहीं है। इसी बीच एक अमेरिकी स्पाई प्लेन को क्यूबा की एयर स्पेस में उड़ा दिया जाता है और उसी दिन एक सोवियत सबमरीन को अमेरिकी नेवल शिप ने डेप्थ चार्ज देके ऊपर आने के संकेत दिए थे। इसे सोवियत नौसैनिकों ने गलत समझ लिया और समझा कि सरफेस पे युद्ध छिड़ गया है। सबमरीन गहराई में थी, इसलिए कांटेक्ट भी नहीं कर सकती थी कमांड से। इस जोश में न्यूक्लियर मिसाइल से लैस सबमरीन के कैप्टन और पॉलिटिकल ऑफिसर ने यूएस पे मिसाइल चलाने का फैसला कर दिया, पर सेकंड इन कमांड वसीली आर्किपोव इससे सहमत नहीं थे। तीनों के एक मत ना होने के कारण मिसाइल फायर नहीं की जा सकी और खैर इसी बहाने परमाणु मिसाइल नहीं चली और डिप्लोमेटिक रिलेशंस के कारण यूएस अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट कैनेडी और सोवियत एम्बेसडर एनाटोली डोब्रिनिन के थ्रू एक डील हुई जिसमें यूएस क्यूबा पर हमला न करने की शपथ के साथ टर्की और इटली से अपने मिसाइल वापस ले लेता है। बदले में सोवियत संघ यूएन की निगरानी में क्यूबा को छोड़ वापस चला जाता है। हीरो ऑफ द स्टोरी वसीली आर्किपोव। अब ये खतरनाक भले ही था, पर अकेली घटना नहीं थी। ये उन कई घटनाओं में से एक थी जहां ज़मीन किसी और की थी, पर आपस में लड़ रहे थे यूएस और यूएसएसआर। और इन्हीं युद्धों में आखिरी युद्ध, जिसे सोवियत अफगान युद्ध भी कहा जाता है, सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। इस पर अगर आप देखना चाहें तो एक बहुत अच्छी मूवी है नाइन्थ कंपनी, ज़रूर देखिएगा। तो ये एक नए दौर का युद्ध था। इसमें राजनीति और युद्ध का फ़र्क ख़त्म हो गया था। आज हम ऐसा युद्ध लड़ते हैं जहां युद्ध राजनीति का बस एक एक्सटेंशन है। आज का युद्ध ज़मीन हथियाने, सत्ता पाने एट्सेट्रा के लिए कम लड़ा जाता है और दूसरे देश पर दबाव बनाकर अपने फेवरेबल डिसीजन के लिए ज़्यादा होता है, या फिर दुश्मन को अपमानित करने के लिए भी होता है। तो आइए ऐसा युद्ध जिसे फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर भी कहा जाता है, उसके बारे में जानें। इसकी शुरुआत तो आपको पता ही है, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट के आने के बाद शुरू हुई, पर दुश्मनी कम नहीं हुई अमेरिका और सोवियत के बीच में, बल्कि और बढ़ गई। अब देशों को अगर किसी से प्रॉब्लम हो तो दूसरा खुद दुश्मनी में कूद पड़ता था। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे दुनिया 3 भाग में बढ़ती जा रही थी। जो अमेरिका के करीबी थे उन्हें फर्स्ट वर्ल्ड कहा गया या फिर वेस्ट ब्लॉक, और सोवियत संघ के करीबी देशों को सेकेंड वर्ल्ड या फिर ईस्ट ब्लॉक। अब इसमें कई ऐसे भी देश थे जो किसी खेमे में ऑफिशियली नहीं थे, पर एक तरफ झुकाव था, जैसे भारत। ऐसे ही देशों को निशाना बनाया गया और यहाँ जन्म हुआ फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर के पहले अध्याय का ब्लॉक वॉर। इसमें देशों में सरकार या लोगों के अपने दुश्मन की तरफ झुकाव को अपने तरफ बदलने की कोशिश की जाती थी। एग्जाम्पल के तौर पे जर्मनी और कोरिया को देख लीजिए। जर्मनी का पश्चिमी भाग वेस्टर्न ब्लॉक में आता था और पूर्वी भाग ईस्टर्न ब्लॉक में, जिस पर सोवियत संघ का प्रभाव था। इस कारण यूएस ने लाखों करोड़ों डॉलर इन्वेस्ट किए ईस्टर्न यूरोप में, जिसका एक बहुत अच्छा खासा हिस्सा वेस्टर्न जर्मनी के लिए भी था। अब हालत ऐसी हो गई कि जर्मनी के एक तरफ भूख, अंधेरा और गरीबी थी, और अमेरिका के पैसों के कारण पश्चिमी भाग बहुत चकाचौंध से भर गया। हालत बाद में इतनी बदतर हो गई कि अपने नागरिकों को अंदर रखने के लिए सोवियत संघ को एक दीवार बनानी पड़ी। इससे पहले दोनों साइड के जर्मन्स फ्रीली बॉर्डर क्रॉस कर सकते थे। खैर, सोवियत संघ के टूटने के बाद जर्मनी की दीवार भी टूट गई और जर्मनी को यूनाइट कर दिया गया। पर एक देश ऐसा भी है जिसमें यह फ़र्क इतना बढ़ गया कि देश आज भी कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट में बटा हुआ है, कोरिया। उत्तरी कोरिया यूएसएसआर और दक्षिणी कोरिया अमेरिका के साथ। यहाँ भी ऐसा ही फ़र्क देखने को मिला, और कुछ ऐसे भी देश थे जिसे एक देश ने जीत लिया, जैसे कि वियतनाम। इसके साथ दूसरा अध्याय यहाँ शुरू होता है, प्रॉक्सी वॉर। इसमें अपने विरोधी ब्लॉक के स्टेट्स को फेल्ड स्टेट्स बनाने की कोशिश होती है। अफगानिस्तान के अंदर दोनों का टकराव नया नहीं था, पर सेनाएं नहीं उतरी थीं। यहाँ सरकार बनाने के करीब कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत के सपोर्टर्स थे। इस पर अमेरिका ने डॉलर्स खर्चे और एक इंसर्जेंसी शुरू कर दी। अब अपनी समर्थक सरकार को बचाने के लिए सोवियत सरकार को अपनी सेना उतारनी पड़ी वहाँ पर, जिस पर अमेरिका ने पाकिस्तान का सहारा लिया।
आईएसआई के थ्रू तालिबान को गुरिल्ला वॉरफेयर में ट्रेन किया गया और हथियार दिए गए, जिसके कारण सोवियत सेना पर छोटे से समय में इतना खर्चा हुआ कि कुछ समय बाद सोवियत संघ को अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस खींचनी पड़ी। और पाकिस्तान की ज़रूरत के कारण जब अमेरिका से उसकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, तब काउंटर इफेक्ट के कारण भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ बढ़ने लगा। तो ये है इस वीडियो का पहला भाग। बहुत ही जल्द मैं आपके लिए इसका दूसरा भाग लेके आऊँगा। ये इस एपिसोड का सवाल, इसका उत्तर अगर आपको पता है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव और प्रतिक्रिया के साथ वो भी दें। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।